क्लासरूम में पढ़ाई का अपना एक ओरा बना हुआ है, और पढ़ाई का जब अपना एक ओरा बना हुआ है तो बच्चे की इच्छा होती है कि नहीं मुझे स्कूल जाना है, मुझे बैग पैक करना है, मुझे टिफिन लेना है, और वो स्कूल पहुंच जाता था। कई बच्चों के प्रॉब्लम से आती है कि उनको जो है वो पढ़ने में मजा ही नहीं आ रहा। कई बच्चे जो हैं वो पढ़ाई करने के साथ साथ में जो सोशल मीडिया पे दूसरी जो चीजें हैं उनके साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में अगर हम देखें तो बच्चों की कमियां से ज्यादा इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कमियां सामने आ जाती है। आपने देखा है कि टीनेज में बच्चों के साथ ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, और टीनेज में आपने देखा कि बच्चे के साथ कुछ गलत हुआ, उसने आके घर पे बताया नहीं, धीरे धीरे वो चीजें उसके दिमाग में स्ट्रेस बनती चली गई, और स्ट्रेस बनते बनते आपने देखा कि एक टाइम ऐसा आता है कि ब्लैकमेल करने शुरू हो जाता है, और उस वजह से जो बच्चे हैं वो सुसाइड अटेम्प्ट करना भी स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में तरह तरह के थॉट आते हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कबीर फाउंडेशन के डॉक्टर कबीर। डॉक्टर कबीर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। आपका धन्यवाद, और D5 देख रहे सभी दर्शकों का मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार। डॉक्टर कबीर, आजकल स्टूडेंट्स ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं, तो ऐसे में स्टूडेंट्स को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि स्टूडेंट्स ही नहीं, उनके पेरेंट्स को भी, और भी जो वो करते हैं स्टडी, उसमें भी उनको काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। आज हम इसी विषय पे आपसे बात करेंगे। तो सबसे पहले बताइए कि स्टूडेंट्स को क्या दिक्कतों, कौन सी ऐसी दिक्कतें हैं जो स्टूडेंट्स के सामने आ रही हैं? देखो, जैसे अगर हम पेंडेमिक से पहले की बात करते हैं, 2020 के पहले की, तो हर बच्चा जो है वो स्कूल जा रहा हो। स्कूल जाते समय आप देखोगे कि उसके फ्रेंड से उसको मिलना है, तो अर्ली इन द मॉर्निंग उसके दिमाग में है कि मुझे जाना है और मेरे बेस्ट फ्रेंड से मुझे मिलना है। तो यहाँ पे अति उत्साह, जिसको हम कहते हैं, उत्साह भी कह सकते हैं या अति उत्साह भी कह सकते हैं, तो वहां पे जो स्टडी जो है वो बच्चों को खींच रही है। उनको अपने फेवरेट टीचर से बात करनी है, वहां जाना है। फिर क्लासरूम की अगर हम बात करें तो क्लासरूम में पढ़ाई का अपना एक ओरा बना हुआ है, और पढ़ाई का जब अपना एक ओरा बना हुआ है तो बच्चे की इच्छा होती है कि नहीं मुझे स्कूल जाना है, मुझे बैग पैक करना है, मुझे टिफिन लेना है, और वो स्कूल पहुंच जाता था। अब आफ्टर पेंडेमिक अगर हम देखते हैं तो अब एक चीज को समझ लेते हैं कि जब हम किसी सीजन से, चाहे वो विंटर हो चाहे समर हो, जैसे हम विंटर से समर में गए या समर से हम विंटर में जा रहे हैं, तो मौसम चेंज होता है। तो जब मौसम चेंज होता है तो हमारी बॉडी जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करती है, क्योंकि उसको एक्सेप्ट करने में 10 से 15 दिन का समय लग जाता है। अब सडनली एक बच्चा जो है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जो स्कूल जा रहा है, स्कूल में वो ऑफलाइन क्लासेज अटेंड कर रहा है, वहां उसकी पढ़ाई चल रही है, कंपटीशन, वो तमाम तरह की चीजें वो फेस कर रहा है, लेकिन सडनली पेंडेमिक आता है और उसकी सिचुएशन ही उसके उलट हो जाती है। अब उसके लिए कोई उसका फ्रेंड उसके साथ में नहीं है, उसको पूरे दिन अपने घर पे बंद रहना है। घर पे बंद रहने के साथ उसको एक मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठना है, उसको स्टडी करना है, और टीचर्स के साथ में भी ये प्रॉब्लम्स उतनी बड़ी बन गई, क्योंकि टीचर्स जो है क्लासरूम में अगर हम देखें तो जैसे 40 बच्चे, 30-40 बच्चे जो है वो बैठे हैं, बैठे, टीचर ने एक बार कोई भी कमांड देनी है, बच्चे जो है वो अलर्ट हो गए, पढ़ने लग गए। लेकिन जब हम इसके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करें तो पर्टिकुलर एक एक बच्चे को समझाना, उनसे बात करना, और कई बार हमने देखा है कि बच्चे आपस में अपने बेस्ट फ्रेंड से बात करने लग जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स के साथ ही नहीं है, ये टीचर्स के साथ में भी है, और साथ में ये पेरेंट्स के साथ में भी उतनी बड़ी प्रॉब्लम्स बनती जा रही है। बच्चों को कौन कौन सी दिक्कतों का खास तौर पे सामना करना पड़ता है? जैसे कि किसी को आइज की प्रॉब्लम आती है, तो इस तरीके की और कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिनका उनको सामना करना पड़ रहा है? अगर प्रॉब्लम्स की बात करें, जैसे अभी जितनी भी जो काउंसलिंग आ रही है हमारे पास, तो काउंसलिंग आती है कि आंखों में दर्द होना स्टार्ट हो गया, किसी के सिर में दर्द बना रहता है। कई बच्चों के प्रॉब्लम से आती है कि उनको जो है वो पढ़ने में मजा ही नहीं आ रहा। कई बच्चे जो हैं वो पढ़ाई करने के साथ साथ में जो सोशल मीडिया पे दूसरी जो चीजें हैं उनके साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो पहली चीज, जैसे हमने बात की कि आंखों पे जो है, तो आंखों पे अगर आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आज अगर हम देखते हैं कि गैजेट्स जो है, अगर हम उसके ऊपर 2 घंटे, 3 घंटे या 4 घंटे अगर लगातार उसी स्क्रीन के सामने बैठते हैं, तो डेफिनेटली उसका असर जो है वो हमारी आई साइट्स के ऊपर उसका पड़ेगा ही पड़ेगा। दूसरा, इसमें अगर हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हम देखें तो बच्चों को अभी एक चीज का विशेष तौर से जहां ध्यान रखना होता है कि उनका बॉडी का पोस्चर कैसा है। क्योंकि जब हम टीवी देखते हैं, आपने देखा होगा, टीवी देखना, मोबाइल देखना, क्योंकि अमूमन ये बच्चों की बात नहीं है, बड़ों की भी बात करें तो वो बिस्तर पे लेटे लेटे मोबाइल देख रहे हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, जो भी वो अपना वर्किंग करते हैं, और या फिर वो एक करवट लेके देख रहे होते हैं। तो उस वजह से आपने देखा होगा कि एक हमारे सिर के एक तरफ जो है वो सिर दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। अब बच्चा जो है उसको प्रॉपर ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं जो बैठ रहा हूं तो मेरे बॉडी का पोस्चर कैसा है। तो जब भी हमें जरूरत होती है कि हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अगर वर्क कर रहे हैं
तो हमारी जो 90 डिग्री के साथ में हमारा बॉडी पोस्चर तो सीधा होना ही चाहिए, लेकिन हमेशा जो स्क्रीन जो है वो आइट साइड के इक्विलेटरल होनी चाहिए। अगर वो इसके सामने है, ना नीचे होनी चाहिए ना ऊपर होनी चाहिए, और एक खास डिस्टेंस जिसकी हम बात करते हैं कि 1.5 से 2 फीट की जो डिस्टेंस होती है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, इससे ज्यादा नजदीक जो है वो नहीं होना चाहिए। और अमूमन हम देखते हैं कि जब भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बच्चे जाते हैं तो उनका मोबाइल की जो स्क्रीन होती है वो आंखों के बिल्कुल पास लेके आते हैं। कई बार वो जो है नीचे गोद में रखा हुआ होता है, तो उनका जो है इसके साथ में अगर हम देखो जैसे लेट के देखते हैं या नीचे गर्दन करके देख रहे हैं, तो इसके ब्लड सर्कुलेशन पे भी असर पड़ता है। तो ब्लड सर्कुलेशन की वजह से भी जैसे आंखें भारी हो जाना, सिर दर्द होना, सिर भारी हो जाना, तो वो तमाम तरह की जो प्रॉब्लम्स है वो आना शुरू हो जाती है। मिग्रेन है, सर्वाइकल है, ये चीजें भी होने लगती हैं। हाँ, मोस्टली अगर हम देखें तो माइग्रेन, क्योंकि सर्वाइकल जो है वो एक अलग तरह की प्रॉब्लम है, बट ज्यादातर बच्चों में आती है जो है वो माइग्रेन की प्रॉब्लम आ रही है। ऐसा क्या किया जाए जिससे कि बच्चों का ऑनलाइन इंटरेस्ट बना रहे? अगर ऑनलाइन स्टडी में इंटरेस्ट की बात करें तो सबसे पहले हमें जरूरी है कि बच्चा जो है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अगर वो वर्क कर रहा है, जैसे अभी हमने बात की कि क्लासरूम में बच्चा बैठा है, क्लासरूम में वो स्टडी कर रहा है, तो क्लासरूम में आपने देखा कि लेक्चर चल रहा है, तो फ्रेंड्स के साथ में फ्रेंड्स पढ़ रहे हैं तो उसका भी ध्यान, अमूमन सी बात है कि उसका भी ध्यान लगेगा ही लगेगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के पार आपके पास ऐसी कोई चीजें नहीं है, तो इसके लिए हमें जरूरत है कि टीचर्स जो हैं वो स्पेशली इसके ऊपर ध्यान दे कि हम बच्चों की पढ़ाई को इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हैं। फिर चाहे वो हम स्टोरी के माध्यम से पढ़ाएं, चाहे उनमें जितने भी जो फ्रेंड्स वगैरह है उनमें कंपटीशन बना के, या हो सकता है जैसे गेम में हम बच्चों को पढ़ाते हैं, तो हम गेम खेल खेल के में कैसे बच्चों को पढ़ा सकते हैं, तो उनको उस पढ़ाई का ही एक ऐसा कोई गेम बना के दे दें कि बच्चे जो है उस गेम को कंप्लीट करें, और उस कंप्लीट करते करते जो है उनकी पढ़ाई भी कंप्लीट होना शुरू हो जाए। तो ये खास तरह की चीजें हैं जिनका ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें, बच्चों को मैथ्स का ज्यादा फोबिया होता है, तो क्लासरूम में जब मैथमेटिक्स समझ में नहीं आती तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे थोड़ा और ज्यादा मुश्किल हो जाती है। तो कोशिश करें कि कैलकुलेटिव मैथ्स को, क्योंकि जब भी हमने देखा है, नोट किया है कि पढ़ाई में जब बच्चे को रिजल्ट्स अच्छे मिलने शुरू हो जाते हैं, तो उस रिजल्ट्स अच्छे मिलने की वजह से बच्चा जो है वो पढ़ाई में इंटरेस्ट क्रिएट करने लग जाता है। आपने देखा होगा जब भी फैमिली में, हमारे घर में कोई गेस्ट आता है, हम किसी छोटे बच्चे को गेस्ट के सामने कोई क्वेश्चन पूछते हैं, चाहे वो कोई भी हो सकता है, जैसे विच इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, या कोई भी अमूमन हमने क्वेश्चन किया, बच्चे ने आंसर किया, तो बच्चे ने जैसे ही उसका सही आंसर किया तो हम उसको अप्रिशिएट करते हैं और गेस्ट भी अप्रिशिएट करते हैं। उस सिचुएशन में अपने आगे और भी देखते हैं कि कई बार हम बच्चों को टॉफी भी दे देते हैं, गेस्ट भी दे देते हैं, कुछ उनको पैसे भी दे देते हैं, तो वो सारी चीजें जो है वो उनके लिए मोटिवेशन का काम करती है। अब अगर बच्चे को उलट कर दे कि उसको उसका आंसर ही नहीं आता, तो उस आंसर नहीं आएगा, तो आप देखोगे कि नेक्स्ट टाइम जब भी हमारे घर में गेस्ट आएंगे तो वो बच्चा जो है वो बाहर कहीं दूसरी जगह जाके अकेले में जाके बैठना पसंद करेगा, क्योंकि उसको पता है कि मैं इनके सामने जाके बैठूंगा, इन्होंने मुझसे कोई क्वेश्चन करना है, मुझे कोई आंसर नहीं आना, तो फिर ये बोलेंगे कि मेरा बच्चा जो है वो पढ़ाई में कमजोर है, इसका पढ़ाई में ध्यान ही नहीं लगता, तो वो तमाम तरह की चीजें सामने आ जाती है। तो हमें देखना पड़ेगा कि बच्चे का मोटिवेशन लेवल कहां वर्क कर रहा है। अब बच्चों को आपने देखा है कि जैसे कार्टून, अब कार्टून मूवी बच्चे को ज्यादा देखना पसंद है, तो आजकल कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म भी आ गए जो सारी जो स्टडी है उसको कार्टून मूवी के अकॉर्डिंग ही पढ़ाते हैं। तो हम भी तो बच्चों को ऐसी ही कोई स्टोरी के साथ में पढ़ा सकते हैं। अगर बच्चा डिमोरलाइज हो रहा है, अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात करें कि बच्चा जो है सडनली 1 से 1.5 साल से जो है वो घरों में बंद है, और ये बच्चों की प्रॉब्लम्स नहीं है, बड़ों को भी हमने देखा है कि वो धीरे धीरे डिप्रेशन या स्ट्रेस के शिकार होते चले जा रहे हैं। तो उस डिप्रेशन से बचाना है तो हमें स्वाभाविक इन चीजों को नेचुरली समझना पड़ेगा, और नेचुरली समझने के लिए हमें हमारी स्टडी में से रिलेटेड वो कहानियां उठानी पड़ेगी जिसमें हमने एक संघर्ष, एक स्ट्रगलिंग लाइफ भी देखी हो और सक्सेस लाइफ भी देखी हो। तो हम बच्चों को जैसे फ्री टाइम बैठे हैं तो बच्चों के साथ वो उनको कहानियां सुनाएं, चाहे वो कोई भी हो सकती है, जैसे किसी भी हम गुरु की बात कर सकते हैं, किसी भी ऋषि मुनि की बातें कर सकते हैं, चाहे वो भगवान राम हो सकता है, कृष्ण हो सकता है, या फिर हम जैसे जितने भी राजपूत राजाएं, वो राजा वगैरह हुए जिन्होंने, या जितने भी अच्छे बिजनेसमैन हुए जिन्होंने शुरुआत के दिनों में जो है वो ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना किया हो, उस प्रॉब्लम्स के सामना करने के बाद में उन्होंने उनका सॉल्यूशन ढूंढा हो और उसके बाद में वो सफलता की ऊंचाइयों पे चले गए हों। तो अगर हम बच्चों को ये बताएं कि ये जो समय है, ये समय धीरे धीरे निकल जाएगा, ये एक प्रॉब्लम्स है जिसको हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक, जिसको नेचुरल जो प्रॉब्लम्स में आती है, लेकिन इसमें हम कैसे पेशेंस रख सकते हैं, कैसे अपने आप को संभाल सकते हैं और कैसे इन प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं, तो हम उनको ऐसी कहानियों से मोटिवेट भी कर सकते हैं या ऐसा लिटरेचर उनको अवेलेबल भी करा सकते हैं। तो ये कुछ चीजें जो होती है, अगर हम इसमें थोड़ा सा प्रयास करें
तो धीरे धीरे हम देखेंगे कि चीजों को अच्छा भी कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में अगर हम देखें तो बच्चों की कमियां से ज्यादा इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कमियां सामने आ जाती है। तो क्यों नहीं हम हमारे एजुकेशन सिस्टम को जो है वो थ्योरेटिकल की बजाय प्रैक्टिकल करने की कोशिश करें, एनालिटिकल बनाने की कोशिश करें, कि बच्चे को हम कुछ प्रोजेक्ट दे टेक्निकली, ताकि वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करें और प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद में उनको सबमिट करें। उसके बाद में हम एनालिसिस करें कि बच्चा जो है वो कहाँ स्टैंड कर रहा है। वरना अगर हम देखें तो आज हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा है, बच्चे को क्रेमिंग करनी है, रटाफिकेशन करनी है, उसको रटना है और उसको जैसे भी है मर्जी उसको मार्क्स लेके आना है। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें सोचने की जरूरत होती है। पेरेंट्स का इन सब में कितना और कहाँ कितना रोल होता है, और पेरेंट्स क्या कर सकते हैं ऐसा? देखो, अगर पेरेंट्स की बात करें, जैसे हमने बात करते हैं कि एक मैच्योर जो एडल्ट जिसको हम कहते हैं 18 साल या 20 साल के ऊपर होता है। तो अगर 18 साल से छोटा बच्चा है, वो 5 साल का हो सकता है, 8, 10 साल, 12 साल, 15 साल, और पढ़ने वाले जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट है उनकी एज भी इतनी होती है। तो अब आप समझ सकते हो कि उनको नहीं पता कि सही क्या चीज है और गलत क्या है। तो अगर पेरेंट्स के रोल की बात करें तो टीचर से भी ज्यादा अगर किसी का रोल है तो वो पेरेंट्स का है, क्योंकि बच्चा जो है वो 15 से 16 घंटे पेरेंट्स के साथ में वो स्पेंड करता है। अब पेरेंट्स जो है अगर बच्चों पे ध्यान नहीं देंगे, जैसे अभी मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात की, पेरेंट्स को ये चीजें समझनी होगी कि जब भी बच्चा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बैठा है तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जैसे ही उसकी स्टडी स्टार्ट होती है उसके साथ में हमने देखा है कि कुकीज या स्पैम जो भी चीजें आ रही है, तो पेरेंट्स उन चीजों को नजरअंदाज ना करें, बच्चे पे नजर रखें कि बच्चा जो है वो देख क्या रहा है। अगर मान लीजिए उसके सामने कोई कुकीज आ रही है, क्योंकि वो अनवांटेड चीजें हैं, वो उनके अनवांटेड फ्रेंड्स हैं जो अपने आप आके स्ट्राइक कर जाते हैं, और जब वो जाने अनजाने में उन पे क्लिक कर जाते हैं और वो चीजें उनके सामने आ जाती है। सोशल मीडिया पे भी हम देखते हैं कि बहुत सारी चीजें एडिट की हुई चलती है जिनका कोई मतलब नहीं होता रियल लाइफ में। अब बच्चा उन चीजों को देख रहा है तो उसके साइड इफेक्ट्स क्या हो रहे हैं बच्चे पे। तो पेरेंट्स को जरूरत होती है सबसे पहले अपने बच्चे को, इस वक्त खास तौर से मैं बताना चाहूंगा कोविड पेंडेमिक के टाइम में, कि बच्चे को एज ए फ्रेंड ट्रीट करें, एज ए पेरेंट्स ट्रीट ना करें। बच्चों के साथ बैठें, उनसे बात करें, और बच्चे के साथ अगर ये चीजें चल रही है तो उस बच्चे को उसको बताएं कि इसका सही चीजें क्या है और गलत, इसका अगर हम दुरुपयोग करते हैं सोशल मीडिया का तो इसका आगे जाके नुकसान क्या है। क्योंकि जब हम इस सिचुएशन में जाते हैं, दोस्त बन के उन बच्चों को ट्रीट करते हैं, तो उनकी चीजें जल्दी समझ में आती है, और अगर वो ऐसी चीजों में इन्वॉल्व हो भी जाते हैं तो फिर वो पेरेंट्स को खुल के बता भी देते हैं कि आज मेरे साथ ये हुआ। तो एक तो ये चीज बन जाती है। दूसरा, अगर हम देखें तो पेरेंट्स जो है वो बच्चों के साथ में वो खुद भी गेम खेलें, उनके साथ में आधे से 1 घंटे का समय निकाल के उनके साथ बैठें, डिस्कस करें, मजाक करें उनके साथ में, कॉमेडी मूवी देखें, वो सारी चीजें एक्टिविटी जो है वो बच्चों के साथ इन्वॉल्व करें। क्योंकि पेरेंट्स को हमने देखा है कि आजकल जितने भी जो पेरेंट्स हैं उनमें एक आदत हो गई कि लेट उठना है, तो कोशिश करें वो भी बच्चों के साथ जल्दी उठने की, क्योंकि अभी बच्चों का शेड्यूल भी ठीक ऐसे ही बिगड़ा हुआ है। क्योंकि बच्चे, पेरेंट्स अगर 8 बजे उठते हैं और इस वक्त बच्चों को स्कूल नहीं जाना, तो बच्चों से आप उम्मीद नहीं कर सकते। दूसरा, अगर बच्चा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे है और बच्चों को आपने सर्वेंट के भरोसे छोड़ रखा है, तो कोशिश करें कि आपका जो सर्वेंट है उसका नेचर कैसा है उसको भी नजरअंदाज ना करें। तो पेरेंट्स का रोल ज्यादा है यहाँ पे, क्योंकि बच्चा स्कूल नहीं जा रहा तो टीचर्स का रोल खत्म हो जाता है। टीचर सिर्फ उसको आधे घंटे से 1 घंटे का टाइम जो होता है क्लास का, सेशन का, उतने समय के लिए आते हैं, जिसमें से 15 मिनट तक उनको स्टूडेंट से बात करने में, उनको समझाने में लग जाता है कि हमने आज पढ़ना क्या है। 15 से 20 मिनट वो पढ़ते हैं, जिसमें 10 से 15 मिनट जो है बच्चे डिस्टर्ब भी कर देते हैं। तो उनका भी अगर शेड्यूल की बात करें, उनको सिलेबस कंप्लीट करना है, तो वो भी जो है वो जल्दबाजी में सिलेबस कंप्लीट करते हुए जा रहे हैं। तो अब सारी चीजें जो हैं वो पेरेंट्स के लिए बची हुई है। अब पेरेंट्स बच्चों को सोशल मीडिया पे क्या चीजें दिखाते हैं, क्या नहीं दिखाते, वो पेरेंट्स के ऊपर छोड़ देना चाहिए। कई बार पेरेंट्स को पता ही नहीं चलता है कि बच्चा कर क्या रहा है। अगर हम इसकी बात करें कि पेरेंट्स को पता नहीं चलता, क्यों नहीं चल पा रहा पता, इसका मतलब आप बच्चों के प्रति अवेयर नहीं हो। पेरेंट्स बच्चे हाइड कर देते हैं या कभी ऐसा कुछ करते हैं कि जिससे पेरेंट्स को पता ही नहीं होता है कि बच्चे ने किया क्या है, कौन सी साइट खोली है, कई बार ये भी नहीं पता होता, और जिस वक्त उनको लॉस होता है उस वक्त उन्हें ध्यान आता है कि हाँ शायद बच्चे ने ही किया होगा ये, क्योंकि हम में से तो किसी ने किया नहीं। देखो, अगर पेरेंट्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन है, मैं उसी की बात कर देता हूं। जैसे अगर बच्चे को आपने पर्सनल उसका मोबाइल दे रखा है, वैसे तो देना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि हमने दे रखा है, तो उसका क्लोन जो है वो अपने पास रखें। क्योंकि आजकल ये सारी चीजें जो है वो अवेलेबल है कि आप उसकी स्क्रीन पे उसने वो क्या सर्च कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसकी सारी हिस्ट्री, बैकग्राउंड जो है वो आपके मोबाइल में आपको अपडेट करता रहेगा, तो आप वो कर सकते हो।
आप मोबाइल में उस बच्चे को जब भी वो पढ़ रहा है, यूज कर रहा है, आप उसके साथ बैठ सकते हो। आप उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके एक्सप्रेशन से, उसके हाव भाव से, उसके सोचने के तरीके से आप इससे भी आइडिया लगा सकते हो कि बच्चा जो है उसके साथ कुछ चीजें सही चल रही है या गलत चल रही है। क्योंकि अमूमन हमने देखा है बच्चा गुमसुम बैठा है, क्यों बैठा है, हम उससे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आप देखिए कि बच्चा जो है, जब एक पेरेंट्स के आपने देखा होगा कि बच्चा पैदा होता है, जब वो छोटी एज में होता है, बच्चे को भूख लगी है तो कैसे पता चल जाता है? बच्चा रोता है, बच्चे के सिर में दर्द है, पेट में कुछ गड़बड़ है या कुछ उसको बुखार आ रहा है, तो उसके एक्सप्रेशन से, बॉडी लैंग्वेज से उसका पता चल जाता है। तो फिर अब जब बच्चा जो है वो 12-13 साल का हो गया तो क्या हमें पता नहीं चलता कि बच्चे की एक्टिविटी क्या है? क्योंकि जब भी बच्चे, आप देखिए बच्चों की बात नहीं करते, अगर मेरी लाइफ में भी कुछ नई चीज आएगी तो मेरी जो है एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, मेरी सारी चीजें जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगी एक्टिविटीज पे, क्योंकि हर चीज का प्रभाव हमारी एक्टिविटीज पे होता है। तो वो एक्टिविटीज को नजरअंदाज क्यों करें? फिर उस पर नजर रखें, नजर रखने के साथ उससे खुल के बात करें। क्योंकि पेरेंट्स को हमने देखा है, अगर हम डांट के बात करेंगे बच्चों से तो फिर हम जो है वो डरे हुए रहेंगे, हम उनसे वो चीजें बाहर निकलवा ही नहीं सकते जो उनके दिमाग में चल रही है। कई बार बच्चे बताने में बहुत ज्यादा हिचकिचाते हैं। वो बच्चे इसीलिए हिचकिचाते हैं क्योंकि आपने बच्चों के साथ एक गैप बना रखा है, डिस्टेंस मेंटेन कर रखी है। बच्चों के डर बना हुआ है कि मैं पेरेंट्स को ये बातें कैसे बताऊंगा, क्योंकि वो बातें जब पेरेंट्स को नहीं बता रहे तो फिर वो चीजें जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कैसे करते हैं? क्योंकि वहां उनको कंफर्टेबल फील होते हैं, कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। तो पेरेंट्स को फिर जरूरी है कि वो कंफर्ट जोन कैसे क्रिएट कर सकते हैं बच्चों के साथ। कई बार ऐसा भी होता है कि बाहरी प्रेशर भी बच्चों पे बहुत ज्यादा होता है। बाहरी प्रेशर मैं समझा नहीं यहाँ पे। मतलब कि जैसे बाहर से जिनसे वो बात कर रहे हैं उनका प्रेशर भी होता है कि नहीं, आपने ये अपने पेरेंट्स को नहीं बताना है। अगर हम इसकी बात करें कि पेरेंट्स को नहीं बताना है, अब बच्चा मान गया कि पेरेंट्स को नहीं बताना है, फिर हम क्या कर सकते हैं उसमें? मैं वही तो कह रही हूँ, मैं उसी पे तो आ रहा हूँ। प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, बच्चा नहीं बताता है। नहीं, बाहरी ऐसे टाइम में क्या करना चाहिए? देखो, बाहरी प्रेशर में बच्चा कब नहीं बताता? जब वो पेरेंट्स के साथ उन चीजों के बारे में खुल के बात नहीं करता हो। आपने देखा है कि टीनेज में बच्चों के साथ ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। और टीनेज में आपने देखा कि बच्चे के साथ कुछ गलत हुआ, उसने आके घर पे बताया नहीं, धीरे धीरे वो चीजें उसके दिमाग में स्ट्रेस बनती चली गई। और स्ट्रेस बनते बनते आपने देखा कि एक टाइम ऐसा आता है कि ब्लैकमेल करने शुरू हो जाता है, और उस वजह से जो बच्चे हैं वो सुसाइड अटेम्प्ट करना भी स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में तरह तरह के थॉट आते हैं कि मैं बदनाम हो जाऊंगा, मेरा क्या होगा, या मेरे पेरेंट्स को मैं क्या बोलूंगा। तो आप एक चीज देखिए, जब उनको ये फील हो रहा है कि मैं पेरेंट्स को क्या बोलूंगा, उनको कैसे मुंह दिखाऊंगा, अगर ये थॉट्स आ रहे हैं बच्चे के, तो हमें समझने की जरूरत है कि ये थॉट की जरूरत क्यों हुई, ऐसे थॉट क्यों आए। इसका मतलब शुरू से पेरेंट्स ने उन टॉपिक्स के ऊपर उनसे बच्चों से खुल के बात नहीं की। अगर वो पेरेंट्स उनके साथ में खुल के बात करते तो मुझे नहीं लगता कि वहां पे आके उस सिचुएशन में बच्चों को कुछ बताने में प्रॉब्लम्स हो। क्योंकि बच्चा जब भी, अगर हम देखें तो आप देखो, जब भी बच्चे बैठते हैं या हम भी बैठते हैं तो फ्रेंड सर्कल में तो हमारी जो बातें हैं वो फ्रेंड से रिलेटेड होती है। तो अगर पेरेंट्स उसमें फ्रेंडली अगर माहौल बनाते हैं घर पे, चाहे वो ग्रैंडफादर हो, ग्रैंड मदर हो, चाहे उसके खुद के मम्मी पापा हो, अगर वो बैठ के ऐसा माहौल बनाते हैं और वो भी अपनी चीजें उनके साथ में शेयर करते हैं, पास्ट के एक्सपीरियंस, तो बच्चे को भी लगता है कि जब पेरेंट्स मुझे ये बता सकते हैं कि इनकी लाइफ में क्या क्या चीजें हुई, तो फिर तो बच्चे भी तो आसानी से बता सकते हैं। तो फिर वो माहौल क्रिएट करना जरूरी है। ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं आजकल, तो ऐसे में स्टूडेंट्स को इटसेल्फ किन बातों का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए? देखो, स्टूडेंट्स को कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए ये स्पेशली है, और स्टूडेंट्स को जो है सबसे पहले ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होने के बाद में सबसे ज्यादा असर पड़ा है वो है उनके फिजिकल एक्टिविटी पे। हाँ, मैं मेंटल पे बाद में जाऊंगा, पहले मैं फिजिकल एक्टिविटीज पे। क्योंकि पहले जो था, स्कूल जाना है, सुबह जल्दी उठना है, उठने के साथ उनको ब्रश करना है, जल्दी जल्दी दौड़ते हुए स्कूल जाना है, स्पोर्ट्स का जो उनका सेशन आता है वहां वो गेम खेल रहे हैं, तो वो सारी चीजें उनके साथ में है। शाम को वो पार्क जा रहे हैं, अब वो सडनली जो है वो बंद हो गई। और आपने एक चीज को, इसको ये भी समझना होगा कि हमारी जो एनर्जी है उसके 4 आयाम है। 4 आयाम में एक होता है फिजिकल एनर्जी, शारीरिक ऊर्जा, क्योंकि जब भी हम फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं तो उससे हमें एनर्जी मिलती है। अगर हम फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होते तो धीरे धीरे हमारी जो बॉडी है उसमें लेजीनेस आना शुरू हो जाता है, आलसीपन।
और आलसीपन की वजह से हम देखते हैं कि धीरे धीरे कॉन्स्टिपेशन जैसी या माइग्रेन, ये तमाम तरह की जो चीजें हैं, ओवर थिंकिंग वाला पार्ट बन जाता है, स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है, तो बीमारियां जो है वो शुरू हो जाती है। उसके बाद में ऊर्जा का दूसरा आयाम होता है, वो है हमारी मानसिक ऊर्जा। मानसिक ऊर्जा में फिर हम मानसिक ऊर्जा को कैसे बना सकते हैं उसको समझना जरूरी है। फिर आता है भावनात्मक ऊर्जा और फिर आता है आध्यात्मिक ऊर्जा। तो ये ऊर्जा के 4 आयाम है। तो पहली जो स्टेप है, हम भावनात्मक ऊर्जा में जाएंगे बच्चों के साथ में, ना हम आध्यात्मिक, क्योंकि वो एक एज के बाद में होता है। तो सबसे पहले फिजिकल एक्टिविटीज को, कि सुबह जो है वो किसी भी कारण से अगर हमें, ठीक है पेरेंट्स वगैरह नहीं उठते, तो एक माहौल बनाएं कि सुबह हम अर्ली इन द मॉर्निंग सूर्योदय के साथ में हम उठना स्टार्ट करें और घर में रह के हम योगा वगैरह करें। ज्यादा नहीं, हम 15 से 20 मिनट, जैसे रस्सी कूदना हो गया, प्राणायाम हो गया, अनुलोम विलोम हो गया, या 1-2 चीजें और होती है जो हम योगा में उनको इंक्लूड कर सकते हैं। क्योंकि अगर बॉडी को एक्टिव रखना है तो बॉडी का वार्म होना जरूरी है, फिजिकल एक्टिविटीज का होना जरूरी है। तो एक तो कभी भी अपनी फिजिकल एक्टिविटीज को बंद ना करें। दूसरा, जब भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बैठें, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बैठे तो खास तौर से अपने बॉडी पोस्चर का, उस प्लेटफॉर्म की जो सिचुएशन है वो कहां पे रखा हुआ है, आईसाइट के लेवल का है या नहीं है, आंखें दर्द हो रही है तो फिर हमें क्या करना चाहिए, वो तमाम तरह की चीजें जो है वो हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। तीसरी चीज है कि हम जो है, बच्चों को हमने देखा है कि वो फ्रेंड से लगातार दूर होते चले जा रहे हैं। तो फ्रेंडली माहौल बनाने के लिए, जैसे पेरेंट्स जो है वो आधे से 1 घंटा वो पेरेंट्स या पूरे फैमिली मेंबर्स के साथ में बैठ के कोई भी, जैसे कॉमेडी मूवी आ सकता है, कोई कॉमेडी शो आता है, कोई भी मोटिवेशनल मूवी हो सकती है, वो तमाम तरह की चीजें जो है वो बैठ के देखे, या किसी भी प्रोजेक्ट पे वो जो है बैठ के काम कर सकते हैं। तो ये 3-4 चीजें अगर हम इसमें चेंजेस करेंगे तो हम देखेंगे कि 5 से 10 दिन के बाद में हमारा जो घर का माहौल है वो माहौल ही चेंज हो जाएगा, और बच्चे जो जिस लेवल पे हम लेके आना चाहते हैं वो उस लेवल पे अपने आप धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगी। मतलब कहने का ये है कि रिजल्ट अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे जी। इसमें फ़ायदा स्टूडेंट्स का भी है, पेरेंट्स का भी है, दोनों का है। एक तो आप भावनात्मक रूप से बच्चों के साथ जुड़ जाएंगे और दूसरा बच्चे रिजल्ट अच्छा देंगे। डॉक्टर कबीर, आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों का भी मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।